हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ लिया है बट उन्हें पहली बार में समझ में नहीं आया होगा, कुछ कंसेप्ट अभी भी नहीं समझ में आए हैं, दे वॉन्ट टू गेन मोर कॉन्फिडेंस, तो भी आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना है। एंड आई प्रॉमिस कि अगर ये वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको पैरेललोग्राम लॉ बहुत इजी लगने लगेगा। जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठें और नोट्स बनाएं, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ सीखने को मिलता है, आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, नाम में ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी है, इसका मतलब पैरेललोग्राम का तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यूज़ है। आपको पैरेललोग्राम क्या होता है पता होगा। ये एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें चार साइड होते हैं और जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल मैग्नीट्यूड के भी होते हैं, इक्वल लेंथ के भी होते हैं, साथ ही साथ पैरेलल भी होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा चार साइड का ये फिगर है और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। आगे लिखा है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब ये एक लॉ है जो कि हमें वेक्टर को ऐड करने का तरीका बताता है। वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास एक और लॉ है, दैट इज ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी है। तो अगर आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी तक नहीं पढ़ा है या आपको नहीं पता क्या होता है ट्राइंगल लॉ, तो फिर आपको जो पिछला वीडियो है उसको ज़रूर जाके देखना चाहिए, जहाँ पर मैंने उसकी लिंक दी हुई है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ। देखें, सपोज दो वेक्टर्स है ए एंड बी और उनके बीच में एंगल है थीटा। तो सिंपल शब्दों में ये लॉ क्या बताता है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। ये लॉ कहता है कि जो दो गिवन वेक्टर्स है जिनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया हुआ है। टेल टू टेल ज्वाइन कर दो और इन दोनों को साइड्स के रूप में लेते हुए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो फिर जो रिजल्टेंट है वो इस पैरेललोग्राम के एक डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो कि इनकी कॉमन टेल से पास हो रहा है। सिंपल। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है उसका। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ गिवन टू वेक्टर्स आर जॉइंड टेल टू टेल एंड ए पैरेललोग्राम इज फॉर्म्ड यूजिंग these two vectors as their sides, then the resultant will be represented by the diagonal of parallelogram which passes through the point of intersection of their tail। तो बस ध्यान रखना है। देखो, ये क्यों लिखा है लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेल, क्योंकि डायगोनल दो हो सकते हैं इस पैरेललोग्राम के। एक तो ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, लेकिन कौन सा डायगोनल लेना है? जो कि बीच से पास हो रहा है, जो कि इन दोनों की कॉमन टेल से पास हो रहा है। एकदम क्लियर, बहुत सिंपल सा लॉ है ये, तो है कि नहीं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्राइंगल लॉ है वो भी एग्जैक्टली सिमिलर है। तो हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट को ट्राइंगल लॉ नहीं पता हो, इसीलिए मैं सिंपल शब्दों में आपको पहले ट्राइंगल लॉ क्या होता है वो समझाने जा रहा हूँ और फिर आपको बताऊँ कि देखो कितनी सिमिलैरिटी है। तो देखें स्टूडेंट, ट्राइंगल लॉ क्या बताता है। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ये लॉ कहता है कि अगर जो दो गिवन वेक्टर्स हैं जिसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, उन दोनों को अगर हम एक ट्राइंगल के दो साइड के रूप में रिप्रेजेंट करें बट इन सेम सेंस, तो हम ये जो दोनों वेक्टर है ए और बी, देखो हमने सेम सेंस में रिप्रेजेंट किया है, इधर फिर इधर। सेम सेंस का मतलब क्या होता है? या तो क्लॉकवाइज हो जाए या तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। तो यहाँ देखो, ये ए वेक्टर को हमने ऐसे बनाया इधर की तरफ, फिर बी वेक्टर इसी के आगे सेम सेंस में, और तीसरा वेक्टर कैसा होता है? इधर की तरफ।
तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज एस बन जाता। बट ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि दोनों वेक्टर्स जो है उनको आप एक ट्राइंगल के दो साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट करो इन सेम सेंस, तो तीसरा साइड जो होगा वो क्या देगा, रिजल्टेंट देगा इन अपोजिट सेंस। तो मैंने रिजल्ट कैसे बनाया, ऐसे। यहाँ देखो क्या स्टेट किया है, इफ़ द गिवन टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम सेंस देन द रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड इन अपोजिट सेंस। इतना सा है। अब आप ऊपर देखो, इस डायग्राम में जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं यहाँ पर, आपको एक बार पता होना चाहिए कि एक वेक्टर को हम पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बी वेक्टर को मैंने यहाँ पे ला दिया, बी वेक्टर को बीच में कहीं बना दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैंने उसको पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट किया है तो अगर मैं इस बी वेक्टर को यहाँ पे ले आता हूँ, इधर ये रहा बी वेक्टर, तो देखो ये नीचे वाले जो ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तो सेम ही हो गए, सिमिलर हो गए, एकदम बात दिख रही है आपको साफ साफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये ट्राइंगल लॉ बन गया। तो अब देख रहे हो सिमिलरिटी कितनी ज़्यादा है, पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट उनके नाम डिफरेंट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर ये इतने सिमिलर है तो दो अलग अलग लॉ क्यों? तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि कुछ वेक्टर्स होते हैं जिनको समझाने के लिए ट्राइंगल लॉ ज़्यादा अच्छे होते हैं, या ये कहें कि ट्राइंगल लॉ उन वेक्टर्स के एडिशन को ज़्यादा प्रैक्टिकली समझाता है, और कुछ वेक्टर्स होते हैं जिनके एडिशन को पैरेललोग्राम लॉ और ज़्यादा प्रैक्टिकली समझाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज आप यहाँ से यहाँ पे गए, ये आपका पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक स्टेप। फिर आप यहाँ से इधर चले गए, ये आपका दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ चले गए, तो आप फाइनली कहाँ डिस्प्लेस हुए हो? आप इधर डिस्प्लेस हुए हो। ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, और आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे? S1 प्लस S2। ये आपने क्या लगाया है एग्जैक्टली? ये ट्राइंगल लॉ ही तो लगाया है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट को ट्राइंगल लॉ कितना प्रैक्टिकली समझाता है, राइट? वैसे ही अगर मैं फोर्स का एग्जांपल लेता हूँ, सपोज यहाँ पे आप खड़े हो और आपके दो फ्रेंड है जो आपको फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से। एक फोर्स इधर लगा रहा है F1 फोर्स, और एक है जो कि इधर फोर्स लगा रहा है F2 फोर्स। तो अब बताओ कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपको ऐसे दो फोर्स लगाएंगे तो आप किधर जाओगे? आप कहीं बीच में जाओगे, ऑब्वियसली बीच में जाओगे। तो पैरेललोग्राम लॉ भी तो यही बोलता है कि अगर दो फोर्स लग रहे हैं इधर की तरफ, और दोनों फोर्स को अगर हम, या दोनों वेक्टर को अगर हम टेल टू टेल ज्वाइन कर दें तो रिजल्टेंट बीच से पास होगा, ऐसे। तो सिंपल सी बात है कि दो फोर्स अगर लग रहे होंगे इधर की तरफ, तो ऑब्वियसली फाइनली जो मूवमेंट होगा वो बीच से कहीं होगा, और पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि वो डायगोनल के अलाउ होगा। तो अब यहाँ पे इसे देख रहे हो कि फोर्स वेक्टर का जो एडिशन है उसको पैरेललोग्राम लॉ कितना प्रैक्टिकली समझा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं F वेक्टर को लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो ऐसे और भी वेक्टर्स हैं, उन सब को जो एक्सप्लेन करना होगा तो कई बार ट्राइंगल ज़्यादा सूटेबल होता है, कई बार पैरेललोग्राम ज़्यादा सूटेबल होता है। इसलिए दो लॉ है कि आपको ये बात समझ में आई। अब इसके बाद हमें करना क्या है? अब तो हमें करनी है कैलकुलेशंस, जैसे कि ट्राइंगल लॉ में भी करी थी। और जो कैलकुलेशन अब जबकि हमें पता चल ही चुका है कि ये दोनों डायग्राम सेम ही है ऑलमोस्ट, तो कैलकुलेशन भी सेम ही होने वाली है। लेकिन मैं यहाँ पर भी वापस से वही कैलकुलेशन करूँगा जो कि मैंने ट्राइंगल लॉ वाले वीडियो में किया है, इससे पहले वाला वीडियो। ओके, तो अब फाइनली हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड। अब आपको पता ही है कि जो वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ से दर्शाया जाता है ना? तो मतलब हमें ये लेंथ निकालनी है। सिमिलरली यहाँ पर जो ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ये कितनी होगी? तो जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही, मतलब A। सिमिलरली ये लेंथ कितनी है? B, राइट? अब हमको नाम दे देते हैं कुछ तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैं इसको नाम देता हूँ P, इसको Q नाम दे दिया, इसको R और इसको S, ठीक है? तो
तो ये तो एक ट्राइंगल बन गया। इन ट्राइंगल PRS, ये एक ट्राइंगल है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूँ, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर। PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर, राइट, लिख सकते हैं। ओके, अच्छा PR का मैग्नीट्यूड कितना है, PR तो खुद R ही होगा ना रिजल्टेंट, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू PS क्या है, PQ प्लस QS, तो PQ तो खुद A है ना, तो PQ को लिखता हूँ मैं A प्लस QS का स्क्वायर प्लस RS कितना होगा, अभी हम RS की वैल्यू भी निकालेंगे, RS का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। ओके, अब आप देखो यहाँ पे RS और QS चाहिए हमें, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल QRS, इन ट्राइंगल QRS अगर मैं लिखता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है RS, और हाइपोटेनियस कितना है, वो तो B के बराबर है। तो यहाँ से आप देखो RS इज इक्वल टू B साइन थीटा, एकदम सही। वैसे ही अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूँ, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है QS अपॉन B, क्योंकि हाइपोटेनियस तो B है। तो यहाँ से भी आप देख रहे हो कि जो QS है वो कितना आ गया, B कॉस थीटा। तो ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस QS कितना है, B कॉस थीटा, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाने वाला है, प्लस RS कितना है, RS है B साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर आ गया। अब आप इसको ओपन करेंगे तो देखो फटाफट अब कैलकुलेशन रह गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, प्लस एक यहाँ पे B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ देखो B स्क्वायर है और यहाँ पर भी B स्क्वायर है। अगर मैं B स्क्वायर और B स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, यहाँ से देखो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, और वो तो 1 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जब ब्रैकेट में लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, प्लस 2AB कॉस थीटा, और फाइनली क्या बन के आ गया, तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया, ये R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसको आप याद कर लो, मगअप कर लो, 10 बार का हो इसी को याद हो जाएगा, और इसका यूज़ हर जगह आना है। तो यही डेरिवेशन जो है ट्राइंगल लॉ में भी होता है, एग्जैक्टली सिमिलर डेरिवेशन हमने यहाँ पे किया है। अब क्या बच गया है, ये तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब निकालना है डायरेक्शन। यहाँ देखें, हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन, मतलब हमें निकालना है ये अल्फ़ा। हमें अगर डायरेक्शन बतानी होती है तो हम कैसे बताते हैं, किसी दूसरे वेक्टर के रेस्पेक्ट में बताएंगे, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग एंगल अल्फ़ा विथ ए वेक्टर, तो हम ये अल्फ़ा निकाल के बताएंगे। चलिए तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइंगल है PRS बड़ा ट्राइंगल, उस ट्राइंगल में आप बताओ tan अल्फ़ा क्या लिखोगे। tan अल्फ़ा होता है RS अपॉन PS, तो RS क्या है, तो B साइन थीटा है, और PS क्या है, PS है ये डिस्टेंस है A, और ये कितनी है B कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे PS कितना हो गया, A प्लस B कॉस थीटा, ये क्या हो गया, tan अल्फ़ा। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
और इसको याद करने का एक तरीका भी है। जैसे सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि अल्फ़ा क्या है, वो एंगल है जो कि रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा है। सिमिलरली अगर बीटा होता है यहाँ पे, तो बीटा क्या होता है, रिजल्टेंट जो एंगल बी वेक्टर साथ बना रहा है उसको हम बीटा कह रहे हैं। तो अगर हमें टेन अल्फ़ा निकालना है तो उसके लिए सिंपल सा है, हम एक तरीका ध्यान रखेंगे। देखो अल्फ़ा मतलब एक प्रकार से ए हो गया, तो अल्फ़ा से अगर शुरुआत हुई है तो ए बी ए बी ए बी ए बी एक सीक्वेंस चलेगा। ए से शुरुआत हुई, ए बी और ऊपर हमेशा साइन थीटा ही आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐसा कॉस थीटा ही आएगा। तो इसी प्रकार हम टेन बीटा कैसे लिखेंगे, देखो ऊपर तो साइन थीटा ही आना है और नीचे कॉस थीटा ही आना है। जैसे अल्फ़ा से स्टार्ट हुआ तो हमने ए बी लिखा, अब बीटा से स्टार्ट हुआ तो बी ए लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए, अब बी ए अगेन बी प्लस ए, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपको निकालना है रिजल्टेंट ए से कितना एंगल बना रहा है तो आप क्या करोगे, अल्फ़ा, और ये फॉर्मूला हो गया ए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ रिजल्ट्स जो है वो आपको बताएंगे। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूँगा क्योंकि सेम डेरिवेशन इससे पिछले वीडियो में पूरा किया है। वो रिज़ल्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। ये क्या कहना चाहता है कि जो रिजल्टेंट होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी हो सकती है और उसकी मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी हो सकती है। वैसे इतना मुश्किल नहीं है इसको निकालना। देखो मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, जब एंगल बीच में क्या होगा, ज़ीरो थीटा, और जब थीटा ज़ीरो होगा तब जैसे ही पुट करोगे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, दैट इज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आप बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा ए प्लस बी। और मिनिमम रिजल्ट कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 180 होगी, दोनों के दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक इधर की तरफ है तो एक इधर की तरफ है, ये कैंसिल आउट कर रहे एक दूसरे को, तो ऐसे केस में मिनिमम रिजल्टेंट आएगा। और तब यहाँ पे देखो cos 180 होता है -1, cos 180 कितना होता है -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आ जाएगा, डेट इज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और फाइनली ये निकल के आना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ट्रायंगल लॉ या फिर ये कैलकुलेशंस और इस पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो समझने हैं तो उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, अच्छे लेवल के हैं। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे हम कुछ और कंक्लूजन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें यहाँ पे हम कौन सा स्पेशल केस की बात करने वाले हैं। अगर मान लेते हैं ऐसा हो जाए कि दो वेक्टर जिनका हमें रिजल्टेंट निकालना उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, मतलब मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर जो ऊपर एरो है वो हटा दो। तो देखें क्या रिजल्ट निकल के आता है। देखो हमने पढ़ा था r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे जैसे a इज इक्वल टू बी रखोगे, सपोज a इज इक्वल टू बी, तो मैं b को a रख देता हूँ। अब देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab क्यों आएगा यहाँ पे, 2a स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्योंकि b और a तो सेम हो गए, कॉस थीटा। अच्छा, और अब यहाँ पे देखो ये 2a स्क्वायर हो गया, यहाँ 2a स्क्वायर होगा, यहाँ भी 2a स्क्वायर। क्या मैं 2a स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, उसको आप समझें। यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन ऑफ 2 थीटा को आप लिखते हो 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली आप कॉस 2 थीटा को भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसा ही रह गया, माइनस इसको जब मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या है, ये है कॉस 2 थीटा।
और यहाँ से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्योंकि 1 को मैं इधर लेके आ गया, इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा थीटा आ गया। अब यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे थोड़ा केयरफुली देखना, ये थीटा है। अगर मैंने थीटा की जगह पे थीटा बाय 2 लिख दिया होता तो क्या हो जाता, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाता। अब इसी बात का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अब देखो इसके आगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉस थीटा को लिखता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, a का स्क्वायर है तो a भी बाहर आ गया, और कॉस का भी स्क्वायर है तो ये कॉस थीटा बाय 2 भी बाहर आ गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, और इसको याद रखें कि अगर दो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 2a cos थीटा बाय 2, 2a cos थीटा बाय 2। ऐसे 10 बार बोल दें तो याद हो जाएगा, और जब आप फॉर्मूले में यूज़ करने लग जाएंगे इसको तो फिर आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे इसको, 2a cos थीटा बाय 2। अब हमें कुछ और स्पेशल केस जिनके रिजल्ट्स हमें डायरेक्टली याद रखने हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। सपोज़ कोई दो वेक्टर है, उनके बीच में एंगल अगर 0 होता, थीटा की वैल्यू 0 होती, तो क्या रिजल्ट आता, ज़रा पुट करो यहाँ पे। अब देख रहे हो जैसे मैं पुट करूँगा r की वैल्यू 2a cos 0, मतलब रिजल्टेंट कितना आ गया 2a, दोनों ऐड हो गए, यही तो मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है कि नहीं। और ये कब आएगा, इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम दिशा में है, a वेक्टर और b वेक्टर दोनों सेम दिशा में। यहाँ देखो एरो की लेंथ मुझे सेम बनानी चाहिए थी क्योंकि a और b बराबर है, लेकिन ठीक है बन गया वो गलती से ऐसे। ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया है वो मैक्सिमम है भाई, दोनों सेम दिशा में फोर्स लगा, दो दोस्त है सेम दिशा में फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा, राइट। तो ये है मैक्सिमम। ओके, अब देखो अगर थीटा की वैल्यू मैं 180 कर देता तो क्या आता, cos 2a cos ऑफ 180/2 cos 90 आ जाता ना, cos 90 तो 0 होता है। तो आप देख रहे हो रिजल्टेंट क्या आ गया, 0, कैंसिल आउट हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब एक इधर लग रहा था वेक्टर और एक इधर वेक्टर है, मतलब a और b अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो रिजल्टेंट 0 आ गया। तो आना ही है ना, दो दोस्त है, दोनों 10 न्यूटन फोर्स लगा सकते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझने में इतनी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो उस केस में कितना आएगा जरा देखो, थीटा की वैल्यू 90, तो यहाँ पे 90/2 45 आने वाला है, cos 45 होता है 1/√2, और यहाँ 2 ऑलरेडी है। फाइनली आंसर आएगा √2 टाइम्स a, √2 टाइम्स a। कुछ लोगों को हो सकता है फिर भी ना समझ में आए, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2a cos ऑफ 45, और इसको 2a इंटू 1/√2। अब देखो 2 है तो ये इसको अब आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू a। तो ये कौन सा केस है कि एक वेक्टर इधर की तरफ है और दूसरा वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये रहा a वेक्टर, ये है b वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट निकालना है, पैराबोला कंप्लीट करेंगे, ये हो गया रिजल्टेंट r। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैसे आपको याद होना चाहिए कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है √a² + b²। तो यहाँ पे a और b सेम है, इसलिए क्या आ गया, a√2। और अब दो इंपॉर्टेंट केस और आने वाले हैं। थीटा की वैल्यू अगर 60 है तो उस केस में क्या होगा, आप ज़रा देखो 60, तो थीटा अगर 60 पुट करूँगा तो अंदर आएगा 30, 2a cos 30, cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया √3a। तो ये कौन सा केस था, ये एक वेक्टर है और ये कुछ ऐसा वेक्टर है b वेक्टर, और इनके बीच में एंगल है 60, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, कहीं इनके बीच में ये। ठीक, अब एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट केस, थीटा इज इक्वल टू 120, थीटा इज इक्वल टू 120 होगा तो ज़रा ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें आप मुझे पुट करके
बताओ कितना आंसर आता है। अगर मैं r की जगह पे 2a, r इज इक्वल टू 2a और cos ऑफ 120/2 करूँगा तो cos 60 आ जाएगा ना। और आप देख रहे हो 2a इंटू cos 60 तो हाफ होता है, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया a। मतलब रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वो a के बराबर ही आ गया। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी a है और रिजल्टेंट भी a है। तो ऐसा कब होता है, जब दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 120 होता है। मतलब ऐसा, एक वेक्टर इधर की तरफ है, एक वेक्टर इधर की तरफ है। अब अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो रिजल्टेंट बनेगा ये है b वेक्टर, ये है a वेक्टर, एंगल है इनके बीच में 120 और रिजल्टेंट बना ये। और रिजल्टेंट भी आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही मैग्नीट्यूड का है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है। आपको वैसे सब याद रखने हैं, ये दो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। ये भी आप याद रख सकते हैं √2a, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। और ये ध्यान रख लें कि अगर दो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड के, वो 60 एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उनका रिजल्टेंट होता है √3 टाइम से। 90 पे है तो √2 टाइम से, और 120 पे है तो सेम ही रहता है। इसी चीज़ को पूछने का तरीका कुछ अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछते हैं काफ़ी बार। क्या सपोज दो वेक्टर्स है सेम मैग्नीट्यूड के, वो किस एंगल पे इंक्लाइंड हो सच डैट कि उनका रिजल्टेंट सेम मैग्नीट्यूड का ही आ जाए, तो आप बोलोगे आंसर है 120। और आप ऐसे भी याद रखो कि दो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड के, अगर वो 120 पे इंक्लाइंड है तो उनका रिजल्टेंट उतने ही मैग्नीट्यूड का होगा जितने की आइदर ऑफ द वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है। आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और आपको अगर ट्राइंगल लॉ समझना है और क्वेश्चंस करने इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस, तो उसके लिए आप दूसरा वीडियो देखें, इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया है। काफ़ी अच्छे से प्रॉब्लम्स करवाए हैं 4-5। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। आपको सजेशन भी दे सकते हैं, तो मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ, आने वाली वीडियो आपके लिए बेहतर बना सकता हूँ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसी से आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।